हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टेक्निक्स को। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में टेक्निक्स चल रही हैं और लास्ट वीडियो में हमने मोशन स्टडी तक कंप्लीट किया था और आज हम देखेंगे टाइम स्टडी। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं आज टाइम स्टडी। तो चलिए, इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। टाइम स्टडी क्या करती है? ये डिटरमाइन करती है। क्या डिटरमाइन करती है ये? स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम किसी भी जॉब को करने का क्या स्टैंडर्ड टाइम है कि अगर 10 यूनिट्स बनाने में आपको 1 घंटा लगेगा, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम. So time measuring devices are used to each element of task. The standard time is fixed for whole of the task by several readings. The method of time study will depend upon volume and frequency of the task, the cycle time of the operation and the time measuring cost. So standard time कैसे सेट होते हैं? ठीक है, सेवरल रीडिंग्स ली जाती है काम को ख़त्म करने में कि एक एवरेज रीडिंग क्या आ रही है इस काम को ख़त्म करने में. ठीक है, द मेथड ऑफ टाइम स्टडी डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, कितना काम है, कितना फ्रिक्वेंसी है टास्क की, कि एक चीज़ को बार बार कितनी बार करना पड़ता है उस पूरे टास्क को पूरा करने में, साइकिल टाइम क्या है ऑपरेशन का, और टाइम मेजरमेंट कॉस्ट को देखा जाता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड एंड फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट. तो टाइम स्टडी की हेल्प, टाइम स्टडी से क्या है, क्या हेल्प करता है टाइम हमें? हम ये देख सकते हैं हमें किसी भी काम को करने के लिए कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी और हम इंसेंटिव स्कीम्स बना सकते हैं. इंसेंटिव स्कीम्स मीन्स उन्हें जो हाई उनकी वेजेस के अलावा जो आप उनको एडिशनल देते हैं इंसेंटिव्स, ठीक है, उस पर आप काम कर सकते हैं और लेबर कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो अच्छा करेगा उसको आप इंसेंटिव्स भी देंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देंगे, राइट? For example, on the basis of several observations, it is determined that the standard time taken by the worker to make one cardboard box is 20 minutes. So, in 1 hour, she will make 3 boxes. Assuming that a worker has to put in 8 hours of work in a shift and deducting 1 hour for the rest and lunch, it is determined that in 7 hours, a worker can make 21 boxes. Okay, at the rate 3 boxes per hour. So, 7 3 is 21. तो अगर हम कह रहे हैं कि एक बॉक्स 20 मिनट पे बनता है तो 1 घंटे में कितने बॉक्स बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे. तो वो कह रहे हैं अगर एक वर्कर 7 घंटे काम करता है, 1 घंटा रेस्ट करता है, लंच करता है, तो वो 21 बॉक्स अपने 7 आवर्स में बना लेगा. तो एक स्टैंडर्ड टास्क बन गया और टाइम लिमिट सेट हो गई, दैट इज 7 आवर. So this is the standard task a worker has to do and wages are can be decide accordingly. और इसके अकॉर्डिंग ही कि पर आवर का जो वेज सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसकी वेजेस सेट हो जाएंगी. तो टाइम स्टडी भी जो टेक्निक है हमारे डब्ल्यू टेलर ने दी है, जो कि फैक्ट्री सिस्टम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाती है. ठीक है, आगे देखेंगे फटीग स्टडी. ओके, फटीग स्टडी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी. Okay, let's see what is fatigue study. A person is bound to feel tired physically and mentally if she does not rest while working. आपको लगातार आपसे काम कराया जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? आप थक जाएंगे. ऐसे बता रहे हैं कि जो एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो थक जाता है अगर वो कंटिन्यूसली फिजिकली या मेंटली वो थक जाता है अगर वो कंटिन्यूसली काम करे. फिजिकल वर्क करेगा तो फिजिकली थकेगा, मेंटल वर्क करेगा तो मेंटली थक जाएगा, है ना? सो द rest intervals will help one to gain stamina and work again with the same capacity. तो अगर आप किसी को रेस्ट इंटरवल्स देंगे तो स्टैमिना वापस आएगा और वो फिर से अच्छे से काम उसी कैपेसिटी के साथ काम कर पाएगा. एंड इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी. तो अगर रेस्ट इंटरवल्स दिए जाएंगे तो क्या बढ़ेगी? तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. ओके, फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन the amount and frequency of rest interval in completing the task. So this is the definition of fatigue study. कि fatigue study क्या determine करती है? Amount and frequency of rest interval, कि कितना rest interval देना चाहिए किसी task को complete करने में. For example, normally in a plant, work takes place in 3 shifts of 8 hours each. Even in a single shift, a worker has to given some rest interval to take his or her lunch. If the work involves heavy manual labor, then small pauses have to be frequently given to the worker so that he or she can recharge his energy
level for optimum contribution. ओके, अगर हम बात करें कि किसी भी प्लांट में 3 शिफ्ट्स में काम होता है, 8 घंटे में 3 शिफ्ट्स में काम होता है, तो हर एक शिफ्ट के बाद पॉज दो, उन्हें रेस्ट दो. और अगर कोई वर्कर बहुत भारी काम कर रहा है या बहुत हैवी मैनुअल लेबर है, तो उसको थोड़े थोड़े टाइम पर स्मॉल पॉसेस देने पड़ेंगे, जिससे वो अपनी एनर्जी को रीगेन करे और फिर से फुल कैपेसिटी के साथ काम करे. There can be many causes for fatigue, like long working hours, doing unsuitable work, having uncordial relation with the boss, or bad working conditions. Such hindrances in good performance should be removed. तो बता रहे हैं कि बहुत सारे कॉज हैं फैटिग के, थकान के, कैसे कि आप बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं, आप अनसूटेबल वर्क कर रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं है वो काम कर रहे हो, या आपको अपने बॉस के साथ आपकी कॉर्डियल रिलेशनशिप अच्छी नहीं बन रही, मतलब तालमेल अच्छा नहीं है आपका, या आपको साफ एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, या बैड वर्किंग कंडीशंस है, तो उस केस में भी आप थकान फील करते हैं. दैट टाइम वो आपकी इम्प्रूवमेंट पे, आपकी परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट डालता है. सो दैट इज़ वाई रेस्ट इंटरवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट for the workers to regain their stamina, to regain their energies. Okay, so this is also a very important technique of F.W. Taylor. Okay, now let's move towards the last case study, that is differential piece weight system. Okay, जैसे functional foremanship की टेक्निक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निक्स में, सारी टेक्निक्स में, ऐसी इस टेक्निक की भी बहुत इम्पॉर्टेंस है, जो है हमारा डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम. तो चलिए क्या है ये जानते हैं. टेलर वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीच वेट सिस्टम. ही वॉन्टेड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, तो वो क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, कि ये डिफ्रेंशिएट करता है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में, कि कौन एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है. द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी डिस्कस्ड अबव. तो वो जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं एफिशिएंट के बीच में? पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें वर्क स्टडी करनी पड़ती है. वर्क स्टडी कौन कौन सी हो गई? टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, ये सारी वर्क स्टडीज़ होती हैं. ठीक है, तो वर्क स्टडीज़ में जो हमने अभी स्टडीज़ पढ़ी वो सारी वर्क स्टडीज़ में आती हैं. टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी. इससे हमें क्या पता चल जाते हैं? पैरामीटर्स पता चल जाते हैं सारे. ठीक है, द वर्कर्स कैन then be classified as inefficient and inefficient on the basis of these standards. He wanted to reward efficient workers, so he introduced different rate of wage payment for those who perform above standard and for those who perform below standard. For example, अब आप ध्यान से सुनिए, समझिए क्या है ये. ठीक है, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक वर्कर को कहा गया, डिटरमाइन किया गया कि हर एक वर्कर 10 यूनिट्स बनाएगा पर डे. ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड था कि 10 यूनिट्स बनाने हैं. अब अगर कोई इन 10 यूनिट से ज़्यादा बना लेता है, तो उसको जो पर वेज है वो कितना मिलेगा? 50 पर यूनिट. ठीक है, 10 बना देता है और 10 से ज़्यादा बना देता है, तो उसको क्या मिलेगा? 50 पर यूनिट. लेकिन अगर कोई कम बनाता है, या 9 बनाता है, या 8 बनाता है, तो उसका जो पीस वेज है वो घटकर हो जाएगा 40. तो अगर कोई 10 बनाता है तो उसको मिलेगा 50 पर यूनिट, लेकिन अगर कोई 9 बनाता है या उससे कम बनेगा तो पीस वेज रेट घटकर कितना रह गया? 40 पर यूनिट. ठीक है, ओके. और अगर कोई ज़्यादा बनाता है, अगर कोई ज़्यादा बनाता है तो उसको भी 50 मिलेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए कोई वर्कर बता रहे हैं कि अगर उसने 11 बनाया तो उसको कितना मिलेगा? 550. और अगर किसी ने कम बनाया तो उसका पीस रेट घटा के 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो उसको कितना मिलेगा? 360. तो अब क्या होगा? जिसने कम बनाया उससे डिससेटिस्फाइड फील होगा, कहेगा ओहो मैंने तो कम बनाया, मेरे को तो पीस रेट कम मिल गया. तो वो अब नेक्स्ट डे से और अच्छा काम करेगा, टारगेट अचीव करेगा और ज़्यादा लेके जाएगा एट द एंड ऑफ द डे. ओके, तो वहाँ एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में डिफरेंस हो गया. अकॉर्डिंग टू टेलर द डिफरेंस ऑफ 190, अब दोनों के बीच में कितना आ गया? 190 का डिफरेंस.
550 लेस 360, 550 लेस 360, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 190, जो कि इनएफिशिएंट वर्कर को बता रहा है कि आपको काम करो, परफॉर्म करो बेटर. ठीक है. फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, Taylor gives the example of the worker named Skimmit, who was able to earn 60% more wages from $1.5 to $1.85 on increasing pig iron loading from 12.5 tons per man per day to 47 tons per man per day in boxcars at Bethlehem Steel Works by following scientific method techniques. So ये बताया गया है कि टेलर के बारे में कि एक वर्कर 60% मोर वेजेस लेके जा रहा था जब वो इस डिफरेंशियल पे से जो स्टैंडर्ड था उससे ज़्यादा बनाता था और ज़्यादा लेके जाता था. It is important to have a re-look at the techniques of scientific management as comprising a unified whole of Taylor's prescription of efficiency. Search for efficiency requires a search for one best method, and the chosen method must be lead to the determination of fair day's work. तो अगर हम बात करें efficiency की, तो जो techniques हैं scientific management की, वो अपने आप में पूरी तरह efficiency को बहुत अच्छे से prescribe करती हैं. ठीक है. एफिशिएंसी की बात करें तो हमें वन बेस्ट मेथड और हमें, ठीक है, हम फेयर डेज वर्क को बहुत आसानी से बता सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स. देयर मस्ट बी अ कंपनसेशन सिस्टम दैट डिफरेंशिएट्स हु आर एबल टू अकम्प्लिश एक्सीड द फेयर डेज वर्क. This differential system must be based on the premise that the efficiency is the result of the joint efforts of the managers and the workers. तो अगर हम compensation system की बात करें तो differential piece rate system हमें fair day work बता रहा है और differentiate कर सकते हैं between the efficient and the inefficient workers. So the differential system must be based on the premise that efficiency is the result of joint efforts of the managers and the workers. तो अगर हम efficiency की बात करें तो वर्कर्स और मैनेजर्स को जॉइंटली सपोर्ट करके एफिशिएंसी को प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा, मतलब कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन को लेके आना होगा. Thus, rather than quarreling over the share in the resultant surplus, the workers and the managers should work in harmony for maximize the output rather than restricting it. तो अगर हम बात करें कि अगर हमें गोल्स अचीव करने हैं, हमें ज़्यादा आउटपुट लेके आना, तो वर्कर्स और मैनेजर्स को हार्मोनाइज होकर काम करना होगा, तभी हम मैक्सिमाइज आउटपुट को ला सकते हैं. Clearly, the substance of the Taylor's idea lies not in the disjointed description of principles and techniques of scientific management, but in the change of the mindset, which he referred as the mental revolution. So this is very important. It is hidden in the paragraph, but this is very important to know what is mental revolution. So mental revolution involves I'm right important over here. Mental revolution involves a change in the attitude of the workers and management towards one another from competition to cooperation. So this is the definition of mental revolution. This is the change in the attitude. मतलब वर्कर्स और मैनेजमेंट के एटीट्यूड में चेंज लाना और उनसे कहना कि आपको कॉपरेट होकर काम करना है, आपस में कॉम्पीट नहीं करना है. बोथ शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर ईच अदर. ठीक है, वन अनदर, दोनों को पता होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे की हमें ज़रूरत है. बोथ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस, और दोनों का एम होना चाहिए कि हमें कंपनी के सरप्लस को बढ़ाना है, प्रॉफिट्स को बढ़ाना है. दिस वुड एलिमिनेट द नीड फॉर एनी एगिटेशन. मैनेजमेंट शुड शेयर अ पार्ट ऑफ सरप्लस विद वर्कर्स, और मैनेजमेंट को ये होना चाहिए कि उनको जो भी सरप्लस होते हैं तो उसको वर्कर्स के साथ भी शेयर करें. वर्कर्स शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट देयर माइट सो दैट द कंपनी मेक्स प्रॉफिट, और वर्कर्स भी अपना फुल सपोर्ट दें विद द कंपनी और प्रॉफिट्स में कमाने में सहयोग करें. दिस एटीट्यूड विल बी गुड फॉर both of them and also for the company. In the long run, only workers' well-being will ensure prosperities of the business. तो अगर वर्कर्स की वेलबींग पर काम करेंगे तो बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी ही. Now, having studied the elements, principles and techniques of the scientific management, we can consider the practical application of the same at the time of F.W. Taylor and in the present. So, we can now examine the present status of scientific management. Today, many new techniques have been developed as a sequel to scientific management. बता रहे आज की बात करें तो आप देख चुके हैं F.W. टेलर की और प्रिंसिपल्स टेक्निक्स, और देख सकते हैं कि उनका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आज के दौर में जो हो रहा है, पर उसके साथ साथ अब और भी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, न्यू टेक्निक्स आ गई हैं. जैसे कि बात आ रहे ऑपरेशन रिसर्च आया है,
was developed in the Second World War to optimize the development of war material. Similarly, assembly line was discovered by F.W. Taylor, which was discussed very successfully by Ford Motor Company for manufacturing Model T car for the masses. This concept is also used now, and the latest development in scientific manufacturing is lean manufacturing. Okay, nowadays robotics and computers are being used in production and other business activities. This is a part of scientific management of these activities. It has increased productivity levels. The techniques of operation research have also been developed and are being used as a result of scientific management, and the box below give meanings of the some terms used in the modern manufacturing. So, अब बात करें कि टेलर की जो भी प्रिंसिपल्स थी, टेक्निक्स थी, वो प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं और उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. पर हाँ, जैसे कि पता है कि रिसर्च चलती रहती है, इसके साथ साथ बहुत सारी न्यू टेक्निक्स आ चुकी हैं जिन पर, लेकिन जो बेस लाइन थी वो सारी हमारे F.W. टेलर ने दी है. ठीक है, लीन मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ बात की हुई है, ऑपरेशन रिसर्च की यहाँ बात की हुई है, जो आप अपनी फर्दर जब क्लासेस में जाएंगे तो सब डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस एंड्स विद द टेक्निक्स ऑफ F.W. टेलर and we will start now the fuels principles of management. Again, a very important topic of this chapter and for your class 12 business studies. Okay, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. और जितना हमने आज कवर कर लिया या जितना हमने टिल नाउ कवर कर लिया, उसको प्लीज़ आप रिवीजन में लेते चलिए. ठीक है, इन कंसेप्ट्स को प्रॉपर्ली समझते चलिए, और जो भी अगर आपको डाउट है तो उसे कमेंट करके पूछिए. ठीक है, हमारे चैनल पे अब लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है. रोज़ इवनिंग 5 में हम केस स्टडीज़ करते हैं बिज़नेस स्टडीज़ की, तो उस पर भी आप ज्वाइन होइए और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए और मेरे साथ साथ आप केस स्टडीज़ को सॉल्व करिए. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको न्यू जब भी वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, और लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी. तो चलिए आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.